थिंक 360 पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिविल लाइंस। जी हां, सिविल लाइंस में आज फिर हमारे साथ हैं पंडित रामकिशन, जो 4 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, 12 साल जिला प्रमुख रहे और इनके जीवन का एक ही फलसफा रहा कि हर हार के बाद वो जीतने की जिद के साथ, जुनून के साथ आगे बढ़ते रहे। हमने पिछली बार बात की थी 1957 के आपके चुनाव की, फिर पहली बार जो आप चुनाव जीते 1962 में, उसकी। पहले चुनाव में आपने 600 रुपये खर्च किए थे। 600 जो जमानत के 2 से वापस आ गए थे। जी, 200 रुपये वापस आपके बच गए थे। केवल 1962 का जो चुनाव था उसमें आपका कुल कितना खर्च हुआ होगा अंदाजन? क्योंकि 1957 में तो आपने पैदल प्रचार किया, 1962 में चीजें बदल गई होगी। उस 1962 में केवल इतना परिवर्तन हुआ था, वो चुनाव जो था वो एक दिन छोड़कर एक दिन होता था, तो उसमें तो हम ज़्यादातर चलते थे पैदल। लेकिन जब 62 का चुनाव आया, जब मेरे पास साइकिल आ गई थी, एक साइकिल थी और वो साइकिल भी मेरी नहीं थी, एक सरदार बख्तावर सिंह थे, उनने तो पुरानी साइकिल दी थी और उसके टायर डलवाए थे नरहरपुर गांव के मूलचंद शर्मा ने। मतलब उसके टायर भी नहीं थे, टायर भी दूसरे थे। हाँ, उन्होंने ढांचा दे दिया था, मेरे पास साइकिल नहीं थी, उनने डलवाए थे टायर। तो नत्था सिंह जो एक शेड्यूल कास्ट का हमारा कैंडिडेट था, वो तो साइकिल चलाता था और मैं उसके पीछे बैठता था। इस तरह से दूसरे चुनाव में हम लोगों का ज़्यादातर हिस्सा बटा। लेकिन उस चुनाव में थोड़ा सा परिवर्तन ये हो गया कि बिजबारी गांव के शेर सिंह जी, वो हमारी तरफ से रूपबास में चुनाव लड़े थे 57 और 52 में। उस समय उनकी डेथ हो गई थी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से, लेकिन उनकी हो गई थी डेथ। और उनका जो परिवार था वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता था, वो जमींदार थे। तो साइकिल के बाद उनकी तरफ से फिर मुझे ट्रैक्टर और मिल गया था, उनके ट्रैक्टर पर हम लोग प्रचार करते थे। ट्रैक्टर और साइकिल 62 में इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं था। एक पुरानी जीप भी थी जिसे कभी कभी हम काम लेते थे, बाकी जीप इसलिए काम नहीं ले पाते थे कि उसके पेट्रोल डीजल के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे। तो ज़्यादातर चुनाव, वो भी चुनाव मान के चलो, ठीक तो मैं नहीं कह सकता, पर शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 रुपये खर्च होंगे, क्योंकि हम लोग खाने का इंतजाम नहीं करते थे जैसा आज रवाज है। जो कार्यकर्ता होते थे वो अपने घर खाना खाते थे। मेरा उसमें एक स्ट्रेटेजी रहती थी कि जैसे अगले गांव में सभा है, तो चूँकि मैं पहले कांग्रेस में रहा था तो कांग्रेस वाले से अच्छे संबंध थे, तो लोगों पुराने संबंधों की वजह से अक्सर मुझसे कहते थे हमारे घर खाना खा लो। उसका नतीजा ये हुआ फ़ायदा कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार था और उनके समर्थक को यहाँ मैं खाना खाता था, तो इनडायरेक्ट फ़ायदा मुझे हो गया कि गांवों में ये बात फैल गई कि ये लोग इनसे मिले हुए हैं। तो एक मेरा वोट का परसेंटेज इसलिए और बढ़ने लग गया कि जब मैं उनके यहाँ खाना खाता था तो उनके समर्थकों के लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा हो जाता। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। खाने के लिए भी हम ऐसा करते थे कि एक गांव में 10 आदमी पहुंच गए तो खाना नहीं खिला सकते थे, तो लोगों को अलग घरों में बांट देते थे। तो उसमें भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं हुआ था। उससे पहले 2-3 घटना चुनावों से पहले, 57-52 से पहले, जयप्रकाश नारायण हमारे क्षेत्र में सोशलिस्ट पार्टी के प्रचार के लिए आए थे और उस समय उनका बड़ा क्रेज़ था देश में। 42 का आंदोलन, जयप्रकाश जी की बड़ी क्रेज़ थी। तो सभा तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन उनका भी हमने शुरुआत ये की, उनका भोजन का प्रबंध हमने एक हरिजन के घर में किया था। हरिजन के घर में, शिवलाल नाम का हरिजन था, उनके यहाँ उन्होंने खाना खाया था। ये बात भी दलितों में फैल चुकी थी। इससे पहले एक घटना और थी, जैसे मैं आजकल टोपी पहनता हूँ, तो जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो कोई टोपी पहनता था उसमें पाबंदी थी। तो सन 42 के आंदोलन का जो जुलूस निकल रहा था उज्जैन में, हम लोगों ने टोपी पहन रखी थी। इसी आधार पर हेडमास्टर थे हमारे पंडित श्यामलाल जी, उनने हमें सज़ा तो नहीं दी, पर यह कह दिया आज के बाद तुम स्कूल में टोपी पहन के नहीं आओगे। पर उसका लाभ ये हुआ कि उनके बाद एक जिद सी पड़ गई, तो हमारे साथ वालों ने सब ने टोपी छोड़ दी। मैं तो आज तक उस टोपी को पहनता हूँ। पहली बार टोपी कब पहनी थी? ऐसा लगता है मुझे शायद प्रजा परिषद के आंदोलन के दिनों में टोपी पहनना शुरू कर दिया। वो हो सकता है 45 हो, 46 हो, उसी समय तब से टोपी आप पहनता रहा हूँ जी। फिर 62 के चुनाव में हम लोग
3 भरतपुर से और 2 बांसवाड़े से जीत के आए थे। उसी समय पहली बार 5 कम्युनिस्ट और 5 सोशलिस्ट राजस्थान की विधानसभा में आए थे। बांसवाड़ा से मामा बालेश्वर दयाल की मामा प्रभाव इलाके। हाँ, उस समय भीरा भाई और विट्ठल भाई नाम के 2 आदमी तो जीत के आए थे बांसवाड़ा से जी। और हम 3 लोग जीते थे भरतपुर से, मैं, मुकुट बिहारी व्याह और एक हरिशंकर जी धौलपुर से। हम 5 सोशलिस्ट पार्टी के लोग जीते थे और 5 ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग विधानसभा में जीते थे। उससे पहले यहाँ विधानसभा में रामराजपुर से जनसंघ वगैरह हुआ करते थे। हम 10 के आने के बाद यहाँ विधानसभा का ट्रेंड ही बदल गया। बहस जब होती थी विधानसभा में अलग अलग मुद्दों पर, तो भैरव सिंह जी आमतौर पर स्कैंडल जैसे मामलों को उठाते थे और उन पर उनकी मास्टरी थी। मैं ये कह सकता हूँ अच्छी उनकी जानकारी भी थी। कारण ये थे कि RSS के लोग जगह दफ्तर में थे, उनको सूचना देते थे। इसी तरह सतीश चंद्र अग्रवाल थे, वो विधानसभा के नियम कायदों को अच्छी तरह जानते थे। तो उनका जो रोल होता था विधानसभा में वो ज़्यादातर इन्हीं मुद्दों पर होता था। लेकिन हम और कम्युनिस्टों का रोल आमतौर पर नीतियों पर होता था। हर बार कांग्रेस की क्या नीति है, हमारी क्या नीति है, इस पर बहस होती थी और बड़ी सजीव अच्छी बहस होती थी। एक घटना इन दिनों में ये हुई, वो साल तो मुझे पता नहीं कौन सा है, पर ये सीलिंग कानून लागू हुआ था। सीलिंग का कानून विधानसभा में बहस हो रही थी, तो भैरव सिंह जी बोल रहे थे और वो ये कह रहे थे कि सीलिंग के मैं पक्ष में हूँ, लेकिन इसे बढ़ाना चाहिए, सीलिंग को बढ़ाना चाहिए। और हम लोग कह रहे थे कि सीलिंग का सीमाएं वो कम करनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन उपलब्ध हो और गरीबों को बांटी जाए। उत्तेजनाती बढ़ी कि भैरव सिंह जी को पता नहीं, लोग तो कहते थे, मैं उसे रिकॉर्ड में नहीं रहना चाहता, मजाक के वो बहाना बनाया, लेकिन वो बेहोश हो गए उस बहस में। बेहोश होकर उन्हें डिस्पेंसरी में ले गए और वो बहस बंद हो गई। उसी तरह के हमने विधानसभा में कई नियम बना रखे थे। एक नियम हमने ये बना रखा था कि सुखाड़िया जी, मथुरदास माथुर, नाथुराम मिर्धा वगैरह हमसे उम्र में बड़े थे, तो हमने ये नियम बना रखा था कि नमस्ते तो पहले हम करेंगे, पर काम की इनसे कुछ नहीं कहेंगे। ये तय है, काम की जो कहेंगे वो केवल विधानसभा में कहेंगे, इसके अलावा इनसे कोई काम की नहीं कहेंगे। मतलब पर्सनल फेवर नहीं लेंगे, हाँ, नीति की बात हाँ, करेंगे। केवल पर्सनल भी अगर हमारी बात है तो हम विधानसभा के फ्लोर पर ला कर ही कहेंगे, बाकी हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक बार घटना क्या हुई कि राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, ये शायद 67 की बात है, 67 में, ठीक में नहीं कह सकता। उस समय हम 8 लोग सोशलिस्ट पार्टी के थे, 8 लोग। और उस समय कांग्रेस और जनसंघ की तरफ से और स्वतंत्र पार्टी की तरफ से तो उम्मीदवार कोई कौन से थे मुझे ठीक याद नहीं है, वो थे, और कांग्रेस के अलग उम्मीदवार। हमारे 8 वोट सरप्लस थे, 8 वोट। हम उस समय स्वतंत्र पार्टी या इनको देने के पक्ष में नहीं थे। उस समय कौल मिनिस्टर थे यहाँ, कौल, वो डॉक्टर लोहिया के साथ रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं डॉक्टर से बात करूं, मेरे साथ जेल में रहें। मैंने कहा तुम ही बात करो, हम हिम्मत नहीं है। हम लोगों के इंस्ट्रक्टर ये है कि हम किसी तरह से जागीरदार जमींदार को वोट नहीं देंगे, हम वोट अपना ख़राब कर देंगे, इनको नहीं देंगे। मैं बात करूँ, उन्होंने बात करी, डॉक्टर ने उनको फटकार दिया। अब फटकार दिया तो इंदिरा मायाराम भरतपुर की थी, जुगल किशोर जी की लड़की थी, और कांग्रेस के आंदोलन के समय हमारा उनसे अच्छा संपर्क भी था, वैसे भी आना जाना था। तो वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा भाई साहब अगर आपके 8 वोट मुझे मिल जाएं तो मुझे कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। तो मैंने कहा हम तो आपको दे देंगे, हम दोनों को देना नहीं है कि आप किसी से पूछो, में मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मेरे पास अधिकार है कि हम इनको वोट नहीं दे के दे सकते हैं। तो फिर कैसे दे वोट? तो उन्होंने सुखाड़िया जी से कहा। सुखाड़िया जी ने कहा तू पागल है, जो हमसे नमस्ते नहीं करते, कभी बोलते नहीं है, वो वोट तो वे कैसे दे देंगे। मान कि अगर वो तैयार हो जाएं तो सुखाड़िया जी ने एक शर्त लगाई कि चलो मैं वोट दे दूंगा, तो मेरे घर ले आओ, उन्हें इसी बात पे वोट दे दूंगा। मेरे पास इंदिरा आई, भाई साहब ऐसा है, सुखाड़िया जी ने कहा है कि मेरे घर आ जाएं वो, तो मैं मान लूँगा कि तुम्हें वोट मिल जाएंगे, टिकट दे दूँगा। जब मैं शाम का टाइम था, सुखाड़िया जी बाहर मिले, वो हंस गए कि आज आ गए। मैंने हंस के जवाब दी, मैं कोई दुश्मनी नहीं थी, एक नियम था, परंपरा थी, उनके आपके वोट देंगे। लेकिन वो उनकी इसलिए नहीं चली कि फिर उसके बाद नेहरू जी के जो रिश्तेदार थे कौल,
या किसी को काक। काक को टिकट दे दिया था और इंदिरा जी को टिकट दे दिया। तो सुखाड़िया जी ने मुझे जब बाद में गवर्नर हो गए थे तब ये सारा रहस्य बताया था। मैंने तो पूरी कोशिश की लेकिन वो स्थिति ये हो गई थी। तो अच्छा, सुखाड़िया जी ने आपको समर्थन के एवज में मंत्री पद का ऑफर किया था? जी, ये वो ये कब की बात? ये सन 67 की बात है। सन 67 में हम चुनाव तो लड़े थे अलग, स्वतंत्र पार्टी जनसंघ तो साथ लड़े चुनाव। उस समय कुंभाराम और राजा हरिश्चंद्र ने एक और अपनी पार्टी बना, तो ये तो लड़े थे साथ, और हम सोशलिस्ट पार्टी के लोग लड़ रहे थे अलग, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं था। ये 1967 की चुनाव की बात है। उसमें 8 लोग हम जीते थे वहाँ उस समय। 4 जीते थे भरतपुर से, 3 जीते थे बांसवाड़ा से, 1 जीते थे अलवर से। लेकिन जब वो सरकार बनाने की बात है तो उससे पहले फिर गैर कांग्रेसवाद की बात चल गई थी, गैर कांग्रेसवाद की बात। तो अब हमारे सामने वो बंधन नहीं था कि हम स्वतंत्र पार्टी से नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। हम लोगों का दोनों की जो उस समय की संख्या थी बराबर थी। लेकिन यहाँ संपूर्णानंद जी गवर्नर थे उस समय। संपूर्णानंद जी पहले सोशलिस्ट पार्टी में रहे थे, तो गवर्नर की हैसियत से भी मैं उनसे मिला और उनको कहा, पर वो तो उस समय कांग्रेस में थे और उन्होंने हमारी बात स्वीकार नहीं की। फिर हम सब लोग महारानी गायत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली गए थे, राष्ट्रपति से मिले। राष्ट्रपति से मिलने के बाद जैसे हम लौटने लगे तो राजा हरिश्चंद्र जी की डेथ हो गई। और हरिश्चंद्र जी की डेथ होने के अलावा 2 आदमी, एक तो रामशरण स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार वो थे विधायक अटरू से, और दूसरे समरलाल मीणा जो बाद में स्पीकर रहे, ये दोनों टूट गए। ये टूटने के बाद इनकी सरकार बन गई, और जब तक सरकार नहीं बनी थी उससे पहले जब तक हम वहाँ नहीं गए थे दिल्ली, उससे पहले सुखाड़िया जी ने मुझे बुलाया, और बुलाया इस तरह से था, सुखाड़िया जी के दामाद मुन्ना लाल गोयल थे। मुन्ना लाल गोयल हमारी सोशलिस्ट पार्टी के यूथ विंग में रहे हुए थे शादी से पहले, और उनका प्रोफेसर केदार से संबंध था। प्रोफेसर केदार भी उस समय बीमार थे, तो प्रोफेसर केदार ये मुन्ना लाल मुझे लेके गए थे सुखाड़ी जी के पास। सुखाड़ी जी ने कहा कि आप हमें समर्थन दो, तो मैंने हंस के कहा कि आप मानते हो मैं समर्थन दे सकता हूँ आप जैसे? तो मैंने तो इससे पहले ही कहा था मुन्ना से, तुम क्यों करते हो? फिर भी कहे सोच लो, हम तुम्हें मंत्री बनाएंगे, तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे। इनडायरेक्ट उन्होंने कहा, मैं हंस के चला आया और मैंने कही यह संभव नहीं है। उसके बाद एक अजीब घटना हुई, हम लोग चले गए। उस समय भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे जी। और वो लोकसभा के मेंबर थे। वो बड़े उदार ढंग के राजा थे, राजा क्या अजीब ही थे वो। तो पता नहीं उन्हें किस वजह से यहाँ टेलीफोन कर दिया कि मैं 2 MLA को तुम्हारे का दे सकता हूँ। अब इस पर ये बड़े खुश हुए, सुखाड़िया खुश हुए, और इनने सुखाड़िया जी ने मथुरा दास माथुर और मनभूत सिंह को भरतपुर भेजा। और भरतपुर भेजने के बाद ये लोग वहाँ एक रेस्ट हाउस था पुराना बिजली घर के, नए बिजली घर पास, वहाँ ठहर गए। सुबह का टाइम था, मैं हजामत बना रहा था, तो ब्रजेंद्र सिंह जी पूजा के ड्रेस में पीले से कपड़े पहन रखे थे, और वो आके हमारे दरवाजे के नीचे बैठ गए। किवाड़ भी नहीं खुले थे। मेरी लड़की बाहर गई बन के, बाबा आए हैं कोई। मैं बाहर निकला, मुझे मैं आपने क्या किया? मैं कहा आप ऊपर बैठो। नहीं, ऊपर नहीं बैठूंगा जब तक वायदा नहीं करोगे। मैं क्या वायदा? तुम मेरे साथ चलो। तो मैं कहाँ चलना है? कि मुझे अपनी लड़की की सगाई करनी। अरे मैं महाराज साहब, मैं क्या जानूँ राजान में आपकी क्या लड़की की शादी, मेरा मतलब क्या? मैं कुछ समझ नहीं पाया, पर नहीं तो मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ गया, तो वो घूमू के धीरे धीरे, और अब बिजली घर के पास जब आए तो उन्होंने कहा मैं महल में कह के आता हूँ, तुम जब तक यहाँ रहो। उन्होंने पहले ही कह रखी थी। तो मैं जब वहाँ गया तो उस समय के वहाँ के SP सीसराम शर्मा थे, उनका भाई मैं DSP था, वो गेट पे खड़ा था। उन्होंने कहा आप कैसे आए? मैं महाराज छोड़ के गए, वो आएंगे। तो फिर मुझे भीतर ले गए। जब मुझे भीतर ले गए तो वहाँ मनभूत सिंह और मथुरादास बैठे थे। उनने मनभूत सिंह भादु, हाँ भादु, वो मंत्री थे, स्टेट मिनिस्टर थे, बैठे थे। मुझे देख के मथुरादास जी ने सर पटक लिया। मैं हंस गया, मैं क्या बात है? तो उनकी तुम कैसे आए? मैं तुम बताओ। मैंने सारी कहानी बताई। तो वो हंस के कहने लगे हमें महाराज ने हमें धोखा दिया, इतना पैसा का हमें पता था कि आप आओगे। फिर भी उन्होंने कहा कि आप फिर सोच लो।
मैंने सोच रखा है, तुम समझते हो मुझे दल बदलना चाहिए? भाई हम तो चाहते हैं बदलो, आओ। मैं दल नहीं बदल सकता। तो उसके बाद उनने एक समझौता हुआ हमारा था कि जो कुछ होना है हो गया, लेकिन इस बात को कहना मत। हमारा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। जब उनकी सरकार बन गई, जब मैंने कहा तुम मुझे मंत्री बनाते थे, अब बताओ क्या दोगे? भाई अब तुम्हारे कहने से पटवारी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। उस पर उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि हमें बड़ा धोखा हुई। घटना ये भी हुई थी उस समय मुझे ऑफर। राजस्थान में पहली दल बदल की घटना वो हुई 1967 में। हाँ, ये थी, ये जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें आपने मना कर दिया। हाँ मैंने मना। आपके पास ऐसे 4 मौके आए? क्या चीज? अलग अलग मौके आए जब आप दल बदल हाँ, सकते दल थे? बदल के 67 में आया, मैंने दल नहीं बदला। उसके बाद फिर मौका आया जब जनता पार्टी की सरकार टूट गई और चरण सिंह जी को समर्थन देने के बाद उनकी जब सरकार गिर गई, तो उस समय हमारे सोशलिस्ट विचारधारा के सोशलिस्ट पार्टी के 30-35 लोग विधानसभा में थे उस समय, जनता पार्टी के टाइम में। इधर 60 या 62 लोग कांग्रेस के थे। टूटने के बाद हरदेव जोशी जी ने मुझे इस बात पर चर्चा की। मैं पहले समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दो, मैं बात कर लूँगा। मैं किस बात का साथ चाहते हो आप? तो मैंने कहा आप सरकार बनाओ, हम आपकी मदद करेंगे, बाकी और कुछ नहीं कर सकता। उस समय उनका ये डायरेक्ट ये था कि हम आपको, मैं ये तो नहीं कह सकता उन्होंने क्या था, पर शायद उनका ये था कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, 60 आदमी हमारा समर्थन देंगे। तो मैंने उनको मजाक किया था, मैं चरण सिंह जी को बनाया था, वैसा ही आप करना चाहते हो। तीसरा मौका जब आया, फिर तीसरा मौका जब आया जब जनता दल टूटा था, जनता दल, तो उस समय हम लोग जनता दल में थे। ये दिग्विजय सिंह, ये लोग हमारे, एक अलग नहीं, ये हमारे ही साथ थे। तो टूटने से पहले कुछ तो टूट गए, फिर भैरव सिंह जी, प्रोफेसर केदार और मानक चंद्र सुराणा। मैं उस समय जनता वहाँ में रहता था, ये तीनों मेरे पास आए और फिर उन्होंने, भैरव सिंह ने कहा कि आप मेरा साथ दो। वही उनका इशारा था कि आप डिप्टी हो जाओ, मैं मुख्य। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, आपकी सरकारें नहीं गिरने दूंगा ये, पर मैं आपके साथ नहीं आ सकता। क्यों? उससे पहले घटना ये हो गई थी कि जब मिली जुली सरकार बनने लगी थी तो मेरा नाम पार्लियामेंट बोर्ड में भेजा था मंत्री के लिए। तो भैरव सिंह जी ने क्या किया, मेरी बजाय केदार जी को बना दिया था मंत्री। जब गृह मंत्री रहे। हाँ, गृह मंत्री। और सीधा गृह मंत्री तो जनता पार्टी टाइम की बात की, जनता दल की बात कह रहा हूँ। उनने इनको बना दिया और कहने लगे, बोमई उस समय अध्यक्ष थे, बोमई को ने धोखा दिया। वो मेरे सामने कोशिश की, जॉर्ज फर्नांडिस और बोमई ने बात करने के लिए, ना गवर्नर ने उठाया टेलीफोन, ने उठाया, उनको शपथ दिला दी। उस समय दिग्विजय सिंह ने मुझसे कहा कि एक बार आप भैरव सिंह से बात कर लो। सारी ज़िंदगी निकल गई। मैंने आज तक उस विचार में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मैं कोई बनना चाहता था, नाम आया है नहीं करनी। उसके बाद ये जब टूटने लगे तो भैरव सिंह जी फिर मेरे पास पहुँचे और उन्होंने ये बात कही थी। तो मुझे प्रलोभन 3 बार मिले मंत्री बनने के, और वो सामान्य सी बात थी, हर एक को बना सकते थे, बना सकता। 2 ही तरह से लोग दल बदलते हैं, या तो दबाव से। तो दबाव तो मेरे यहाँ इसलिए नहीं था कि मेरा बाप तो घास खोदता था, करते क्या, किस बात का दबाव देते? हमारे कोई सरकारी नौकर भी नहीं था जो ट्रांसफ़र कर दें। तो दबाव नाम की तो कोई चीज़ थी नहीं। प्रलोभन मुझे 3 बार मिला और मैंने तीनों बार इस प्रलोभन को कभी स्वीकार नहीं किया। अच्छा पंडित जी, समाजवादी पार्टी, आप लोहिया की लेगेसी को लेकर के चल रहे हैं, जयप्रकाश नारायण के आप करीबी रहे। जातिवाद की जो राजनीति है वो थी उस वक्त? नहीं, उस वक्त जातिवादी की देखिए स्थिति क्या थी, आप ध्यान हो, हम जब सोशलिस्ट पार्टी में नारा थे, उस कमेटी की मीटिंग में ज़्यादातर हम ब्राह्मण थे। मामा बालेश्वर दयाल, मधुलमेय, मैं, SM जोशी। तो उस समय डॉक्टर लोहिया की राय ये थी कि राजकाज, सरकारी सेवा और व्यापार में जब तक पिछड़ों को हिस्सा नहीं दिया जाएगा, देश मजबूत नहीं बनेगा। तो उस समय एक नारा था, संसो पा ने बांधी गांठ, पिछले पा में 100 में से 60। ये हम लोगों का नारा था। इसमें अधिकांश वो लोग थे जो सवर्ण थे, सवर्ण। संसोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में हम उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन गई, तो उसका हमारा एक नारा था। जब जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी बनने के बाद
80 के करीब लोग तो हम पुराने सोर्सेज पहुँचे थे, और शायद 83-84 करीब जनसंघ के लोग थे पार्लियामेंट में 77 में। पुराने सोर्सेज जो बट गए थे वो सब किसी किसी तरह से लोकसभा में आ गए थे। उस समय मंडल उसमें 1977 में आप भी लोकसभा पहुंचे थे? हाँ हाँ, मैं भी लोकसभा पहुंचा, उस समय की बात कह रहा हूँ मैं। उस समय मंडल, बीपी मंडल भी लोकसभा में आ गया था। उससे पहले वो उत्तर प्रदेश के कुछ दिन के मुख्यमंत्री बने थे। जनता पार्टी की उसने फिर एक कमीशन बनाया था, मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन ने पिछड़ों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी, लेकिन जनता पार्टी की सरकार चली गई और उस जो सिफारिश थी उस पर कोई अमल नहीं हुआ। उसके बाद जब वीपी सिंह आए दोबारा, तो मंडल कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने लागू किया, और उनने लागू करने का नतीजा ये हुआ, बीजेपी जो उनको समर्थन दे रही थी, एक मुद्दा ये भी था, उसके बाद बीजेपी ने उनको समर्थन वापस ले लिया और वो सरकार भी गिर गई। तो हम लोग जाति की वजह से नहीं, पर हम लोगों की धारणा ये थी कि जब तक सारी देश की पिछड़ी जातियाँ राजकाज में हिस्सेदार नहीं बनेंगी तब तक वो देश का असली उत्थान नहीं हो सकता। और उसके पीछे एक कहानी यह है कि हमारे हम ये कहते थे कि हम सोने की चिड़िया थे, हमारे पुरखा अर्जुन और भीम थे, हमारे देश में दूध की नदियाँ बहती थी, ये चर्चा थी। तो हम लोगों का चिंतन ये था कि जब हम भीम की संतान थे, दूध की नदियाँ बहती थी, सोने की चिड़िया थी, तो हम युद्ध में क्यों हार रहे थे। तो हम लोगों की व्याख्या उस समय ये थी कि युद्ध में हारने के कई कारण हो सकते हैं विदेशियों से, पर एक मुख्य कारण ये था कि यहाँ जात व्यवस्था थी। उस समय जात व्यवस्था की वजह से क्षत्रिय राज करते थे और ब्राह्मण सलाह देते थे, बाकी जातियों का राज से कोई संबंध नहीं था। तो उस समय हालत ये थी कि जब कोई आक्रमणकारी आता था और हम कहते थे किसी नाई से तुम लड़ने चलो, तो वो कहता था मैं क्यों जाऊँ लड़ने, तुम तो राज करो, मुझे तो हजामत बनवानी है, चाहे मोहनलाल बनवा ले चाहे मोहम्मद हुसैन बनवा ले, तुम राज करो, मैं मरने क्यों जाऊँ। इस तरह वो राज में हिस्सा नहीं लेते थे। तो हमने आरक्षण का मुद्दा और चीज़ों के अलावा इससे जोड़ा था कि अगर ये सारी जातियाँ राज में हिस्सेदार बनेंगी तो अपने राष्ट्र को राष्ट्र समझेंगी, देश को देश समझेंगी। हमने जात बरादरी के हिसाब से इसको देख लिया था। हमने इस दृष्टि एक तो पिछड़ेपन, आर्थिक उत्थान और साथ साथ युद्ध में नराजत विदेशियों से पराजित होते रहे, उसके इलाज की दृष्टि से हमने इस मुद्दे को छोड़ा था। लेकिन अंत में जाके ये मुद्दा एक तरह से जात में बदल गया, जो बदलना चाहिए था दूसरे तरफ जिसका हमारा इच्छा थी वो नहीं बदल पाया। आप उसी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे जिसके मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष बने। हाँ, मुलायम सिंह जी पे जातिवाद का आरोप रहा, परिवारवाद का आरोप रहा, न आपने जाति की राजनीति की न आपने परिवार को बैठाया। देखिए, ये डिफरेंस होते हुए भी आप उनके साथ कैसे रहे? देखिए, ऐसा था जब जनता पार्टी टूट गई, जनता पार्टी, तो मेरी राय ये थी उस समय कि हमें अपनी पुरानी सोशलिस्ट पार्टी को बना लेना चाहिए, लेकिन वो बात नहीं चली। तो हमारे जो साथी थे ज़्यादातर वो फिर चरण सिंह जी के साथ चले गए। चरण सिंह जी के साथ जो हमारे असली, जैसे जवाहर मधुले में राजनारायण, ये हमारे अलग साथी थे, ये सब लोग उधर चले गए। लेकिन जनता पार्टी टूटने के बाद मैं मूल जनता पार्टी में रहा, फिर मैंने दल नहीं बदला। मैंने इसलिए भी दल नहीं बदला, अगर उस समय दल बदल जाता तो 80 के चुनाव में मुझे कोई हरा ही नहीं सकता था भरतपुर से, क्यों उनने नत्थी से को खड़ा कर दिया था, जबकि समर्थन जाटों का मेरे साथ था। वो चुनाव हार गए, लेकिन मैंने उस समय भी दल नहीं बदला। तो ये जो घटना हुई मुलायम सिंह वाली, फिर जब जनता दल टूट गया, फिर जनता दल टूटा, और जनता दल टूटने के बाद चंद्रशेखर जी ने अपनी एक पार्टी बनाई, उसमें से टूट के मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाई। तो मुलायम सिंह जी मूल रूप में अपने जन्म से ही समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। जैसे हम लोग तो कोई कांग्रेस के मार्फत आए, लेकिन वो शुरू से ही सोशलिस्ट पार्टी में थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इटावा में अर्जुन सिंह भदौरिया का बड़ा असर था। ये उसी क्षेत्र के रहने वाले थे, जाति से अहीर थे, ये भी गरीब थे। इनने जनता दल टूटने के बाद मैंने मधुलो में से फिर कहा कि हमें सदस्य बनाना चाहिए। तो उन्होंने कही नहीं बन सकते, अब हमारी उम्र 60 साल की हो गई, सोशलिस्ट पार्टी नहीं बन सकती।
लेकिन मुलायम सिंह जी ने हिम्मत करके अपने दम पर सोशलिस्ट पार्टी खड़ी कर ली, और खड़ी इसलिए हो गई कि ये टूट फूट से पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में समाजवादी बहुत ताकतवर थे, गांव गांव में समाजवादी पार्टी थी, तो इनका पूरा समर्थन, जाति का समर्थन मिल गया। अब इन पर जो आरोप लगाते हैं जातवाद का, तो वो इसलिए मैं उनसे समझता हूँ कि वहाँ के जो यादव हैं, भरतपुर अलवर के यादव नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के यादव बिल्कुल पिछड़े हुए थे, बिहार के यादव भी ऐसे ही थे। तो पिछड़ों को आगे लाने की दृष्टि से हमारे पहले से नीति बनी हुई थी, इनको जाति का आधार मिल गया, उसे जातवाद कह सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भावना यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, पिछड़ों को मदद दी जाए। तो मैं उसे जातवाद, परिवारवाद के बारे में हो सकता है मैं उनसे सहमत नहीं था, परिवारवाद के बारे में, लेकिन मेरी उनसे कोई सहमत बात भी नहीं हुई थी। वो तो उनके तो सारे परिवार के लोग कहीं न कहीं सरपंच से लेकर विधायक, MP, MLA सब हो गए थे, और चूँकि उनको ये काम नहीं करते तो अच्छा होता, क्योंकि जवाहरलाल वो लोहिया के समर्थक थे, और लोहिया जी ने इंदिरा जी को अध्यक्ष बनाने पर ऐतराज़ किया था। उस जब अध्यक्ष बनी थी इंदिरा गांधी, तो डॉक्टर लोहिया ने बयान दिया था कि और कुछ नहीं तो सुबह सुबह एक बढ़िया शक्ल दिखाई दे जाएगी प्रेस में, इस तरह का उन्हें बयान दिया था। तो उसका उन्हें अनुसरण करने के साथ परिवार को अगर नहीं आगे लाते तो अच्छा रहते। लेकिन इसमें एक पृष्ठभूमि और देखो कि एशिया अफ्रीका में जितने देश हैं और जो आज़ाद हुए हैं वो सब परिवारवाद के शिकार रहे हैं। लंका में भंडार नायक का परिवार, भंडार नायक का, नेपाल में कोइराला का परिवार, बर्मा में इनका परिवार, वहाँ के नेता का परिवार, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, सुकार्नो का परिवार। एशिया में जितने देश हैं, बल्कि उत्तरी कोरिया जो कम्युनिस्ट है उसमें भी आज भी परिवार के लोग ही राज कर रहे हैं। तो एशिया के राजनेताओं में ये आदर्श नहीं अपनाया, उन्हें अपने परिवार की मदद नहीं करनी चाहिए, कि उन सब पिछले देशों के लोगों में चूँकि हमें गरीब थे, पिछड़े थे, इसलिए हमें सत्ता की भूख बहुत थी, तो उसकी वजह से परिवारवाद बन पाए। वो जवाहरलाल पे ये दोष नहीं लग सकता। देवीलाल जी भी परिवारवाद के समर्थक, बीजू पटनायक के बाजार परिवारवाद में आ गई, लालू को परिवारवाद में आ गए, तो ये सब परिवारवाद में, और दुनिया के दूसरे देश हैं इन सब में भी परिवारवाद ही राज कर रहा है। तो मेरा पीड़ा होती है ये जो स्थिति देखते हैं, क्योंकि आपने तो न जाति की राजनीति की न परिवार को बढ़ाया जी, कभी दुख होता है? हाँ, तो मैं तो इसे मानता हूँ कि उनकी ये गलती थी। अगर नहीं करते तो मुलायम सिंह शायद एक सबसे अच्छे राजनेता साबित होते देश में। इस चीज़ के अलावा जातवाद की तो मैं ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि यह देश में रोक तो है ही कि जो जिस जाति का बनेगा। अब जैसे अगर ये जातिवाद होता उस जमाने में तो क्या पंडित रामकिशन जीत पाते? नहीं, कभी नहीं जीत पाते। बल्कि नहीं, आप देखिए, शायद आप जानकारी नहीं है, मैं चुनाव जीता हूँ तो ब्राह्मणों का वोट तो मुझे शायद ही एक बार मिला है, थोड़ा सा, जब अरुण सिंह से चुनाव लड़ा था मैं। बाकी ब्राह्मण तो मेरे खिलाफ रहते थे, क्यों? कारण ये था, एक हम जात तोड़ आंदोलन करते थे, दलितों के यहाँ खाना खाते थे, तो मुझे तो मैंने बताई खाट पे बैठने तक की एक स्टेज तो ये आ गई थी कि मतलब आप उनके लिए अछूत हो गए थे? हाँ, उनके लिए अछूत, बल्कि हम कहते ये थे कि ब्राह्मण नहीं है। बल्कि एक ब्राह्मणों की परशुराम जयंती में चला गया तो मेरी जूती नहीं ले गए थे मैं नंगे पैर आया था। ब्राह्मण तो मेरा इतना विरोध करते थे, मुझे ब्राह्मणों का तो बहुत कम समर्थन मिला है। मुझे समर्थन मिलता था दलितों का, छोटे जाटों का। बड़े जाट तो रहते थे कांग्रेस दूसरे दलों में, राज परिवार। हाँ, राज परिवार भी नहीं, जैसे गांव के बड़ा है। और जो छोटे जाट थे ज़्यादातर मेरे साथ रहते, कभी थोड़े बहुत ब्राह्मण कभी कभी मेरे साथ। अच्छा, आपने जब राजनीति की तब राज बहादुर जैसे, मास्टर आदित्येंद्र जैसे, जो वहाँ के महाराजा हैं बृजेंद्र सिंह, उनके जैसे दिग्गज वहाँ पे मौजूद थे, और उनके बीच में आपने राजनीति की। अब उसका कितना मुश्किल था? देख, इतना मुश्किल था उस समय, ना तो मेरे पास पैसा था, ना मेरी कोई विशेष योग्यता थी, ना मेरे परिवार की कोई विशेष भूमिका थी। केवल गरीब और दलितों का संघर्ष के आगे मैं बढ़ रहा था। बल्कि जो मुझे 57 में वोट मिला था उसमें एक आधार ये और था कि
उस समय कांग्रेस भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती थी, फिर भी उनके कैंडिडेट के पास 1-2 जीप होती थी। मैं जाता था पैदल, तो लोग ये कहते थे कि देखो रामकृष्ण तो चल रहा है पैदल और ये चल रहे हैं गाड़ी में, इनको वोट दो। और आज स्थिति यह है कि अगर मैं पैदल जाऊं या गाड़ी में जाऊं तो पता है क्या कहते हैं, अब इसके बाद रखा क्या है, इसकी तो हवा निकल गई। अब नेता उसको मानते हैं जिसके पीछे 10-20-50 गाड़ी हों, हेलीकॉप्टर से आएगा, कहेंगे ये है बड़ा ताकतवर नेता। उस समय राजा ब्रजेंद्र सिंह और मेरे खिलाफ आते थे तो छोटे जाट ये कहते थे कि देखिए ये तो पैदल चल रहा है, ये गाड़ी में चल रहे हैं, हम तो गरीब आदमी को वोट देंगे। ये परिवर्तन समाज में और हुआ है, ये मुझे उसका लाभ भी मिला है, नुकसान नहीं हुआ, हमें उसका लाभ ही मिला है। अच्छा, 1942 से लेकर के अब तक जी। का आपका सार्वजनिक जीवन हो गया 80 साल का। जी। 1922 में हम बात कर रहे हैं, जी। 22 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया। वो घटनाएं कौन सी थी जिन्होंने आपको बहुत दुखी किया? देखिए, अब दुखी 2 तरह से हुए। एक बार तो जब सोशलिस्ट पार्टी टूट रही थी तो हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होने वाला है, हम लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं था। बल्कि जब सोशलिस्ट पार्टी टूट रही थी तो उसके एकीकरण की बात करने के लिए हम लोग भरतपुर के कुछ लोग दिल्ली गए और वहाँ एकीकरण की बात के लिए कमेटी बनी हुई थी, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से तो थे मधुले में और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से थे चंद्रशेखर। उस समय डॉक्टर लोहिया ये कहा करते थे कि झंडा चुनाव चिन्ह तो एकीकरण के लिए रखो भारतीय प्रजा समाजवादी पार्टी का, और नीति और कार्यक्रम को रखो सोशलिस्ट पार्टी का। इस कार्यक्रम के संबंध में जो मीटिंग हो रही थी तो जब चर्चा हुई तो हम लोग धरना दे रहे थे, चंद्रशेखर भी उस मीटिंग में आए, तो चंद्रशेखर जी ने 2 मिनट में मीटिंग ख़त्म कर दी कि हमें स्वीकार नहीं हो सकता। तो एक बार तो मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा दुख हुआ था कि ये हम इकट्ठे चलते तो देश के लिए हम कुछ आगे ले सकते थे। एक घटना तो ये थी। दूसरे, परिवार में मेरे बच्चे के चुनाव के 10-12 दिन बाद ही मृत्यु हो गई थी, थोड़ा उससे भी दुख हुआ। लेकिन वैसे मैं आम तौर पर कभी दुख नहीं हुआ। हार डे पर जैसे लोग निराश होते थे, मैं दूसरे दिन ही चल देता था क्षेत्र में, और मुझे जो काम करने थे करते रहता था। तो मैं आम तौर पर निराश और दुखी बहुत कम हुआ हूँ। आपने कई बार जिक्र किया जैसे भारत पाकिस्तान के विभाजन ने आपको तोड़ दिया अंदर से, इंदिरा गांधी की हत्या से भी आपको बड़ा दुख हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या के दिन में दिल्ली में ही था। उन दिनों में चौधरी कुमारराम राज्यसभा के सदस्य थे। उन दिनों में उनके यहाँ उस दिन माही ठहरा हुआ था इंदिरा जी की जिस दिन हत्या हुई थी, और उस दिन देवीलाल जी भी वहाँ ठहरे हुए थे। उस समय तक देवीलाल से हम लोगों का ज़्यादा संपर्क नहीं था। वो तो कुंभाराम जी उस समय जाटों के बड़े नेता थे, उस समय देवीलाल जी नहीं थे। देवीलाल जी उनके यहाँ ठहरे हुए थे। केदार जी भी आपके साथ थे? उस दिन नहीं थे। उस दिन तो मैं था और मेरा बड़ा लड़का शैलेश था, दिल्ली गए थे और हम रात को ठहरे थे कुंभाराम जी के यहाँ। कुंभाराम जी की पत्नी की स्थिति ये थी कि वो खुद अपने हाथ से खाना खिलाती थी, बाजरे की रोटी प्याज अपने हाथ से। तो हमारे पास ज़्यादा पैसा तो होता नहीं था, सोचते चलो वहाँ कुंभाराम जी घर ठहर जाएंगे। तो शाम के टाइम अचानक ये खबर आई कि इंदिरा जी को गोली मार दी है। उस समय चौधरी ब्रह्म प्रकाश वहीं बैठे हुए थे, जो पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने कहा ये झूठी खबर है, वैसे ही हंस गए कि तो बनाई हुई है। लेकिन जब घटना हुई तो सच में हमें दुख हुआ। और उसके बाद दुख सबसे ज़्यादा जब हुआ जब मैं और केदार जी दिल्ली से निकल के आ रहे थे तो लोग सिखों को जिंदा जला रहे थे, जिंदा। अलवर के पास हमें झाड़ी के से पास एक आदमी को जलते देखा था। उस समय जरूर बहुत दुख हुआ था कि क्या हो रहा है, पर वो हमारे काबू की बात नहीं थी। ऐसी कुछ घटनाओं पर दुखी हुए। बाकी चुनाव में हारना, पैसे का अभाव में निराश होना, ऐसी बात मेरे साथ में कभी नहीं रही है। तो ये था सिविल लाइन्स, और सिविल लाइन्स में आज बात हो रही थी पंडित रामकिशन से, एक ऐसे नेता जो दल बदलू नहीं हुए, जिन्होंने सत्ता की चाहत में विचारधारा नहीं बदली और जिन्होंने परिवार को राजनीति का रास्ता नहीं दिखाया। देखते रहिए थिंक 360।